हेलो स्टूडेंट्स, आज हम मैनेजमेंट ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज चैप्टर स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले पता होना चाहिए व्हाट आर नेचुरल रिसोर्सेज, ये तो सबको पता होगा। सो एनीथिंग इन द एनवायरनमेंट जिसको हम यूज कर सकते हैं वो नेचुरल रिसोर्स है। ठीक है, इसमें आप क्या क्या ले सकते हैं? आप फॉरेस्ट ले सकते हैं, वाइल्ड लाइफ, कोल, पेट्रोलियम, वाटर, दीज ऑल आर नेचुरल रिसोर्सेज। ठीक है, अच्छा, अब इन नेचुरल रिसोर्सेज को हमें एक तरीके से यूज करना चाहिए। ऐसा नहीं है कि हम उसका वेस्टेज कर रहे हैं। वी शुड यूज देम इन एन इफेक्टिव वे, और इसको कहा जाता है मैनेजमेंट ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। ठीक है, अभी ऐसा हमें क्या करना है कि हमें सस्टेनेबल डेवलपमेंट फॉलो करना है। क्या मतलब है इसका? वी ऑल नो दैट ये नेचुरल रिसोर्सेज की ज़रूरत होती है फॉर द डेवलपमेंट, फॉर द एडवांसमेंट। ठीक है, लेकिन दीज शुड बी, द नेचुरल रिसोर्सेज शुड बी यूटिलाइज्ड इन अ वे कि वो हमारी बेसिक, जो करंट बेसिक नीड्स हैं उसको भी पूरा कर दे और फ्यूचर जनरेशन के लिए भी बच जाए। ठीक है, प्रिजर्व रहे। सो दिस is referred to as sustainable development, मतलब utilizing the available resources in such a way that it fulfills the basic needs, the current basic needs, and is also available for the future generation. ठीक है, लेकिन क्वेश्चन आता है कि नेचुरल रिसोर्सेज को मैनेज क्यों करना है, क्यों हमें सस्टेनेबल डेवलपमेंट को फॉलो करना है। सो उसके कुछ रीजंस हैं। ठीक है, सो व्हाई डू वी नीड टू मैनेज आवर नेचुरल रिसोर्सेज, ये क्वेश्चन आता है। तो इसका सबसे पहला रीजन क्या है कि जो रिसोर्सेज हैं वो होते हैं लिमिटेड। अब जैसे जैसे पॉपुलेशन इंक्रीज होगी वैसे वैसे इन रिसोर्सेज की रिक्वायरमेंट भी बढ़ेगी। तो हमारा मेन मकसद क्या रहेगा? टू यूज द नेचुरल रिसोर्सेज जुडिशियसली सो दैट दे आर एबल टू फुलफिल द नीड्स ऑफ present generation and they are also preserved या left for future generations। ठीक है, दूसरी चीज क्या होती है? दूसरा रीजन ये है कि जब हम प्रॉपर मैनेजमेंट करते हैं सो इट टेक्स इनटू कंसिडरेशन लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव। ऐसा नहीं है कि वो आज का देखेगा कि आज इससे क्या प्रॉफिट मिल रहा है। वो शॉर्ट टर्म बेनिफिट्स नहीं देखता सिर्फ कि अवेलेबल रिसोर्सेज को जितना मर्जी एक्सप्लॉइट करना है कर लो फॉर द शॉर्ट टर्म बेनिफिट्स। नहीं, इट टेक्स इनटू कंसिडरेशन लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव। ठीक है, नेक्स्ट क्या आता है? अगर प्रॉपर मैनेजमेंट होगा तो इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होगा नेचुरल रिसोर्सेज का टू एवरीबडी। ऐसा नहीं है कि कहीं पर कम रिसोर्सेज मिल रहे हैं तो कहीं पर ज्यादा अवेलेबिलिटी है, तो वो इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगा। नेक्स्ट क्या आता है? लास्ट बट नॉट द लीस्ट, द प्रॉपर मैनेजमेंट विल टेक इनटू कंसिडरेशन द डैमेज कॉज ड्यू टू एनवायरमेंट। जो भी डैमेज कॉज हो रहा है एनवायरमेंट को इनके एक्सट्रैक्शन की वजह से, इनके यूज की वजह से, वो सब चीजें उसको कंसिडर करता है और तरीके निकालता है। प्रॉपर मैनेजमेंट में हम इस तरह के वेज ढूंढते हैं जिससे कि इस डैमेज को हम मिनिमाइज कर सके। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम कहीं पर कुछ पेड़ काट रहे हैं तो इसको मेकअप करने के लिए हम क्या कर सकते हैं? हम नए सैपलिंग्स प्लांट कर दें उस जगह पर जहां पर हमने पेड़ काटे हैं। राइट, सो दिस विल समहाउ हेल्प टू प्रॉपरली मैनेज द अवेलेबल नेचुरल रिसोर्सेज। आई होप ये क्लियर हो गया है। तो हम सबसे पहले थोड़ा सा फॉरेस्ट के बारे में पढ़ेंगे, फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ के बारे में। फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ। सो व्हाट इज अ फॉरेस्ट? एक लार्ज लैंड एरिया जहां पर आपको ट्रीज मिलेंगे और भी बहुत सारे प्लांट्स जो कि नेचुरली ग्रो कर रहे होंगे, उसे कहते हैं फॉरेस्ट। और जो भी वाइल्ड एनिमल्स, कुछ भी, लायन, टाइगर, एलिफेंट्स, डियर, स्नेक्स, बहुत सारे एनिमल्स और बर्ड्स जो कि उस फॉरेस्ट में रह रहे हैं वो कहलाती है वाइल्ड लाइफ। ठीक है, अच्छा, हमें पता है कि प्लांट्स, आई गेस पता होगा, प्लांट्स को कहते हैं फ्लोरा और एनिमल्स को कहते हैं फोना। फॉरेस्ट वो जगह होती है जहां पर लार्ज स्पीशीज ऑफ फ्लोरा एंड फोना, मतलब प्लांट्स एंड एनिमल्स आर प्रेजेंट।
इसी की वजह से फॉरेस्ट को बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट्स भी कहा जाता है, बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट्स, बिकॉज यहाँ पर लार्ज नंबर ऑफ स्पीशीज मिलती हैं प्लांट्स और एनिमल्स की। सो एक मेन एम फॉरेस्ट और वाइल्ड लाइफ को मैनेज करने का ये भी है कि टू कंजर्व बायोडाइवर्सिटी। हम अपनी बायोडाइवर्सिटी को कंजर्व कर पाएंगे अगर हम फॉरेस्ट और वाइल्ड लाइफ को प्रोटेक्ट कर लेते हैं, मैनेज कर लेते हैं। ठीक है, हमें पता है कि बायोडाइवर्सिटी लॉस होगा तो फॉरेस्ट की इकोलॉजिकल स्टेबिलिटी भी खराब हो जाएगी। ठीक है, अच्छा अब क्या होता है कि जब हम फॉरेस्ट की बात करते हैं ना, जब भी हम फॉरेस्ट के मैनेजमेंट को कंसिडर करते हैं तो हमारे दिमाग में 4 स्टेक होल्डर्स आते हैं। आपको पता है क्या होते हैं स्टेक होल्डर्स? स्टेक होल्डर एक वो पर्सन होता है विच इज विद एन इंटरेस्ट और कंसर्न इन समथिंग, जिसका इंटरेस्ट हो किसी चीज में, जिसका कोई कंसर्न हो किसी चीज में। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मैं एक सिंपल सा एग्जाम्पल लेती हूँ कि आपके पास आपका फोन है। ठीक है, तो आप उस फोन के स्टेक होल्डर हो गए। क्यों? क्योंकि आप कंसर्न होंगे उस पर्टिकुलर फोन से। ठीक है, तो इसी तरह से फॉरेस्ट के 4 स्टेक होल्डर्स होते हैं। कौन कौन से? सबसे पहले होते हैं जो लोकल पीपल है। ठीक है, वो लोग जो कि फॉरेस्ट में या फॉरेस्ट के आसपास रह रहे हैं और कहीं ना कहीं वो किसी ना किसी टू सम एक्सटेंट दे आर डिपेंडेंट ऑन द फॉरेस्ट प्रोडक्ट्स टू लीड देयर लाइफ। ठीक है, सेकंड आता है फॉरेस्ट डिपार्टमेंट। फॉरेस्ट डिपार्टमेंट बेसिकली गवर्नमेंट है, जो गवर्नमेंट का फॉरेस्ट डिपार्टमेंट है, जो जिसका वो फॉरेस्ट लैंड है, जो उस फॉरेस्ट लैंड को ओन करता है और कंट्रोल करता है फॉरेस्ट के रिसोर्सेस को। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं इंडस्ट्रियलिस्ट्स। इंडस्ट्रियलिस्ट वो होते हैं जो कि फॉरेस्ट के बहुत सारे प्रोडक्ट्स को यूज करते हैं अपनी फैक्ट्रीज के लिए। जैसे वुड को यूज किया जाता है पेपर और फर्नीचर बनाने के लिए, तेंदू लीव्स को यूज किया जाता है बीडीज बनाने के लिए, ऐसे बहुत सारे मल्टीपल यूज होते हैं। ठीक, नेक्स्ट आते हैं एक्टिविस्ट्स। एक्टिविस्ट्स बेसिकली वो लोग होते हैं जो कि फॉरेस्ट को उसकी ओरिजिनल कंडीशन, मतलब उसकी प्रिस्टीन फॉर्म में देखना चाहते हैं। वो नहीं चाहते कि फॉरेस्ट को किसी भी तरह का हार्म पहुंचे। ठीक है, अब हम इनके बारे में थोड़ा थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। ठीक, लोकल पीपल जो है वो क्या करते हैं? जो भी लोग विलेजेस में रह रहे हैं फॉरेस्ट के अराउंड, वो वहां से फायरवुड लेंगे, फ्यूल फ्रॉम द फॉरेस्ट ट्रीज। इसके अलावा वो क्या कर सकते हैं? वो ट्रीज की ब्रांचेस काट सकते हैं या उसकी लीव्स ले सकते हैं, लेकिन वो कभी भी एक पूरा पेड़ नहीं काटेंगे। ठीक है, वो बैम्बू ट्री लेते हैं। लोकल पीपल की बात कर रहे हैं ना हम, लोकल पीपल। तो हमने क्या बोला कि वो फायरवुड ले सकते हैं, ब्रांचेस काट सकते हैं, लीव्स काट सकते हैं, पूरा पेड़ कभी नहीं काटेंगे। दे टेक बैम्बू फ्रॉम द फॉरेस्ट। क्यों? अपनी हट्स बनाने के लिए या फिर कुछ बास्केट्स बनाने के लिए, जिसमें वो फूड मटेरियल्स जो कलेक्ट कर रहे हैं उसको स्टोर करके रख सके। ठीक है, अच्छा लोकल पीपल जो है वो वुड ले सकते हैं अपने एग्रीकल्चरल इम्प्लीमेंट्स बनाने के लिए, जिससे वो खेती वगैरह कर सके। राइट, या फिर फ्रूट्स नट्स ये सब गैदर करने के लिए भी ले सकते हैं, या मेडिसिनल हर्ब्स हो गए। इसके अलावा वो ग्रीन फॉडर लेते हैं अपनी कैटल के लिए, या फिर उसको ग्रेज करा लेते हैं फॉरेस्ट में। ठीक है, सो बेसिकली अगर मैं पूरा पूरा मोटा मोटा देखूं तो जो लोग फॉरेस्ट में रह रहे हैं या फॉरेस्ट के अराउंड रह रहे हैं वो यूज तो करते हैं रिसोर्सेज को, और इस तरह से रिसोर्सेज को यूज करते हैं कि डैमेज कॉज ना हो एनवायरमेंट को। ठीक है, सो जो डैमेज कॉज मतलब बहुत ही सस्टेनेबली यूटिलाइज कर रहे हैं वो। सो जो भी डैमेज कॉज हो रहा है फॉरेस्ट को, उसको हम नहीं कह सकते कि वो लोकल पीपल की वजह से हो रहा है। दिस इज नॉट द रीजन। अगले हम आते हैं फॉरेस्ट डिपार्टमेंट पे। अगर हम इन चारों स्टेक होल्डर्स में से देखें तो जो मेजर स्टेक है रिसोर्सेज में वो है फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का। क्यों? सबसे ज्यादा फॉरेस्ट रेवेन्यू आता है कट डाउन फॉरेस्ट के लिए, फॉरेस्ट ट्रीज के कट डाउन से। क्यों? टिम्बर के लिए। क्यों? वो वुड यूज होती है बिल्डिंग्स के लिए, फर्नीचर्स के लिए। क्या करते हैं ये लोग?
टिम्बर के ट्रीज को प्लांट करने के लिए कौन कौन से प्लांट्स को, पाइन, टीक, यूकेलिप्टस, इनके ट्रीज को प्लांट करने के लिए बहुत सारा फॉरेस्ट का एरिया कट कर देते हैं। कट करके सिर्फ स्पेसिफिकली इन प्लांट्स, इन ट्रीज को ग्रो करेंगे। इसकी वजह से बहुत सारी बायोडाइवर्सिटी का लॉस होता है और एनवायरमेंट को हार्म पहुंचता है। ठीक है, सो द मैनेजमेंट ऑफ द प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट, इसकी वजह से लोकल पीपल, मतलब लोकल पीपल अगर रहेंगे तो उसके भी कुछ इल इफेक्ट्स हैं। अगर वो प्रोटेक्ट कर देते हैं ना किसी फॉरेस्ट को, तो उसके भी कुछ इफेक्ट्स होते हैं। ये हम एक एग्जांपल लेते हैं। एक ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क था, ठीक है, ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क, ये एक प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट है। इसमें एल्पाइन मेडोज हुआ करते थे। तो क्या होता था कि यहाँ पर जो नोमैडिक शेफर्ड्स थे, मतलब जिनका कोई परमानेंट घर नहीं होता, वो अपनी शीप्स को, अपनी शीप के फ्लॉक को लेकर आते थे और यहाँ पर ग्रेजिंग कराते थे। ठीक है, अब क्या हो गया, ये नेशनल पार्क बन गया, प्रिजर्व्ड एरिया हो गया, यहाँ पर ग्रेजिंग जो है वो रिस्ट्रिक्ट कर दी गई। इसकी वजह से बहुत ही हार्मफुल इफेक्ट हुआ वेजिटेशन की ग्रोथ पे। क्यों? क्योंकि रेगुलर ग्रेजिंग नहीं हो रही, तो ग्रास इनिशियली बहुत ज्यादा तेजी से ग्रो करी, लेकिन देन वो टूटना शुरू कर गई, जिसकी वजह से फ्रेश ग्रोथ नहीं हो पाई। ठीक है, इसके अलावा क्या करते हैं, फॉरेस्ट के अंदर से सड़कें बनाने लग जाते हैं, बिल्डिंग, रोड्स बनाएंगे थ्रू द फॉरेस्ट, और डैम्स का कंस्ट्रक्शन होता है। इसकी वजह से भी फॉरेस्ट को डैमेज पहुंचता है। टूरिस्ट भी कितने आते हैं, टूरिस्ट एरियाज हो गए वाइल्ड लाइफ देखने के लिए, फॉरेस्ट देखने के लिए। इसकी वजह से उनको ठहरने के लिए रेस्ट हाउसेस बनाए जाते हैं फॉरेस्ट के अंदर। अब वो लोग जब आएंगे, खाएंगे, पिएंगे, सो वेस्ट मटेरियल्स भी प्रोड्यूस होते हैं, फॉर एग्जांपल प्लास्टिक बॉटल्स हो गई। इसकी वजह से सबसे ज्यादा फॉरेस्ट एनवायरनमेंट को डैमेज पहुंच रहा है। ठीक है, ये आपको क्लियर हो गया कि फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का क्या रोल रहा और वो किस तरह से स्टेक होल्डर्स हैं फॉरेस्ट के। अब नेक्स्ट हम देखते हैं इंडस्ट्रियलिस्ट के बारे में। इंडस्ट्रियलिस्ट का तो मेन जो है वो फॉरेस्ट को कैसे देखते हैं, सिर्फ सोर्स ऑफ रॉ मटेरियल, की उनकी इंडस्ट्री के लिए उनको रॉ मटेरियल मिल जाएगा यहाँ से। ठीक है, कुछ इंडस्ट्रीज जो कि फॉरेस्ट पर बेस्ड हैं, वो कौन कौन सी हैं, वो है टिम्बर इंडस्ट्री, टिम्बर के लिए तो चाहिए ही होता है, पेपर मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री, ठीक है, या फिर पेपर मिल्स कहते हैं, लैक इंडस्ट्री और स्पोर्ट्स इक्विपमेंट इंडस्ट्री। ठीक है, इनफैक्ट अगर हम देखें तो मोस्ट ऑफ द डिफॉरेस्टेशन, पेड़ों का काटना सबसे ज्यादा इंडस्ट्रियल नीड्स की वजह से ही होता है। मानते हैं कि जो वुड है वो बहुत ज्यादा जरूरी होता है फॉर मैन्युफैक्चरिंग कई सारे गुड्स जो कि रिक्वायर्ड होते हैं डेवलपमेंट के लिए, लेकिन हम कुछ एफर्ट्स ऐसे भी तो कर सकते हैं ना कि अगर हम कहीं पर पेड़ काट रहे हैं तो हम वहीं पर कुछ नए सैपलिंग्स ग्रो कर दे, प्लांट कर दे। ठीक है, सो बेसिकली ये नोट करना बहुत जरूरी है कि जो फॉरेस्ट की अवेलेबिलिटी है, फॉरेस्ट का डिस्ट्रक्शन है, उससे फॉरेस्ट प्रोडक्ट्स की अवेलेबिलिटी तो कम हो ही रही है, साथ साथ सॉइल की क्वालिटी और वाटर सोर्सेज भी अफेक्ट हो रहे हैं। ठीक है, सो एक चीज ध्यान में रखना बहुत जरूरी है, क्या, कि फॉरेस्ट का डिस्ट्रक्शन क्या क्या चीजों पर अफेक्ट कर रहा है, फॉरेस्ट के प्रोडक्ट्स पर तो अफेक्ट हो ही रहा है, बट साथ साथ सॉइल क्वालिटी और वाटर रिसोर्सेज पर भी अफेक्ट हो रहा है। ठीक है, एक मेजर प्रोग्राम जिसका नाम था सिल्वी कल्चर, इस प्रोग्राम को स्टार्ट किया गया था टू रिप्लेनिश द फॉरेस्ट। कैसे? बाय ग्रोइंग मोर ट्रीज एंड प्लांट्स। सो इसके बहुत ही एडवांटेजेस रहे हैं। क्या? एक तो इट प्रोड्यूसेस अ लार्ज क्वांटिटी ऑफ रॉ मटेरियल, इंडस्ट्रीज के लिए बहुत सारा रॉ मटेरियल मिल जाता था, टिम्बर या पेपर इंडस्ट्री के लिए। फिर इट इंक्रीजेस द एरिया ऑफ द अर्थ विच इज अंडर फॉरेस्ट। ठीक है, सो विच इज गुड फॉर द कंजर्वेशन ऑफ वाइल्ड लाइफ। इसके अलावा एक परफेक्ट वाटर साइकिल मेंटेन रहा, सॉइल इरोजन प्रिवेंट हुआ, फ्लड्स प्रिवेंट हुए। तो ये क्या थे सिल्वीकल्चर के कुछ एडवांटेजेस। क्या क्या बताया मैंने? रॉ मटेरियल्स मिल गए कई इंडस्ट्रीज के लिए, राइट। दूसरा पॉइंट क्या बताया मैंने कि जो इंक्रीजेस एरिया ऑफ अर्थ अंडर फॉरेस्ट, राइट। थर्ड, वाटर साइकिल को
वाटर साइकिल का जो बैलेंस है नेचर में वो मेंटेन किया, फिर देन सॉइल इरोजन को प्रिवेंट किया, ठीक है, और इसके अलावा फ्लड्स को भी प्रिवेंट करता है। सिल्वी कल्चर था ये, सिल्वी कल्चर के एडवांटेजेस, ठीक है। अच्छा, अब जो फोर्थ हमारे स्टेक होल्डर्स थे वो थे एक्टिविस्ट। इनके बारे में हम थोड़ा डिटेल में और देन वाइल्ड लाइफ पढ़ेंगे, हम वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन कैसे किया जाता है इन नेक्स्ट वीडियो। आई होप आपको ये वीडियो क्लियर हो गया है। अगर आपको इससे रिलेटेड कोई भी इशू है आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, वी विल ट्राई टू रिजॉल्व इट। थैंक यू।